नमस्कार, ध्रुव स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज 27 मार्च है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल के साथ में, साथ ही जानेंगे जॉब एजुकेशन और आज के दिन की इतिहास की घटनाओं की बात करेंगे जो एग्जाम के प्रोस्पेक्ट से काफी इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत करते हैं। आज के दिन विमानन इतिहास में सबसे भयानक हादसा हुआ था, और ये जो स्पेन का जो द्वीप है टेनरिfe नॉर्थ एयरपोर्ट, वहाँ हुआ था। यहाँ दो विमान जो केएलएम और पैन एएम के बीच दुर्घटना हुई थी। केएलएम जो विमान था वो पैन एलएम के ऊपर से उस जो हिस्सा था, जिस तरीके से इमेज में दिखाया गया है, ये इस तरीके से, ये पैन एएम प्लेन है और ये केएलएम प्लेन है। तो इस तरीके से रनवे पर हादसा हो गया था, यानी पैन एएम प्लेन के ऊपर केएलएम प्लेन है, वो इस तरीके से कर गई थी। इसका जो निचला हिस्सा है वो पैन एएम के ऊपरी हिस्से से टकरा गया था और ये पूरी तरह से जल गई थी। इसमें 583 लोगों की मौत हो गई थी, 583 लोगों की इसमें मौत हो गई थी। ये हादसे की जगह लॉस रोडियोस हवाई अड्डा है, जो जिसको वर्तमान में टेनरिfe नॉर्थ एयरपोर्ट कहते हैं, जो कैनरी द्वीप समूह स्पेन का पार्ट है। मैप में समझते हैं इसको, ये कहाँ है। ये स्पेन है और स्पेन से ये कैनरी आइसलैंड है। ठीक है, यहाँ ये दो द्वीप है। ये नॉर्थ नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में ये सिचुएटेड है। ठीक है, तो पहले इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये समझ लेते हैं पहले। ये आपका स्पेन है, ये नॉर्थ अटलांटिक है। ठीक है, और ये इसमें है ग्रेन कैनेरिया हवाई अड्डा, यानी ये ग्रेन कैनेरिया द्वीप ये है और ये है टेनरिfe द्वीप। तो टेनरिfe हवाई अड्डा यहाँ पर है और ग्रेन कैनेरिया हवाई अड्डा यहाँ पर है। तो हादसे की वजह जो रही वो ये रही कि यहाँ ग्रेन कैनेरिया हवाई अड्डे पर बम की सूचना थी। इसकी वजह से जितने भी जो एयरप्लेन्स थे उनको डाइवर्ट किया गया, डाइवर्ट करके इनको यहाँ पर टेनरिfe हवाई अड्डे पर लाया गया। अब टेनरिfe हवाई अड्डे के काफी सारे जो एयरप्लेन्स थे वो टेनरिfe हवाई अड्डे पर पहुंच गए, तो यहाँ इसकी वजह से काफी भीड़ हो गई। भीड़ होने की वजह से यहाँ पे काफी दबाव बढ़ गया। अब शाम का समय था, जब शाम को शाम के समय इसको केएलएम प्लेन को रवाना होना था। लेकिन हुआ क्या है कि यहाँ पर शाम के समय कोहरा बहुत था। कोहरे की वजह से कई चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई। इसकी शुरुआत से अपन बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इसकी चलते हैं, बात करते हैं कि 27 मार्च 1977 को ग्रेन केनेरिया हवाई अड्डे पर बम धमाके की कारणों से टेनरिfe को लॉस एंजिल्स हवाई अड्डे पर डाइवर्ट किया गया। एंड ग्रीन कैनेरिया तो टेनरिfe, ये ग्रीन कैनेरिया है, यहाँ से यहाँ डाइवर्ट किया गया। ठीक है, शाम के समय केलम फ्लाइट 405 फ्लाइट के रनवे पर टेक ऑफ की तैयारी शुरू की, जबकि उसी समय पेम फ्लाइट 1736 को टैक्सी करने के निर्देश दिए गए। टैक्सी करने का मतलब है उसको रनवे से हटने का निर्देश दिया गया, वहीं केलम फ्लाइट को टेक ऑफ करने की तैयारी शुरू की गई। यानी शाम का समय था, केलम फ्लाइट को तो टेक ऑफ करना था, और ये जो दूसरी पैन एम फ्लाइट थी उसको टैक्सी करने के निर्देश दिए गए थे। यानी इसको रनवे से हटने के लिए कहा गया था। घने कोहरे के कारण दोनों विमानों की फ्लाइट एक दूसरे को नहीं देख पाई और रनवे पर एक साथ आ गए। अब कंफ्यूजन हो गया, दोनों रनवे पर एक साथ आ गए। केएलएम के कप्तान जैकब वेडलवुड वैन जाटन ने एटीसी से बिना स्पष्ट अनुमति के लिए टेक ऑफ शुरू कर दिया, जबकि एटीसी ने टेक ऑफ रोकने का निर्देश दिया था। अब एटीसी ने टेक ऑफ रोकने का निर्देश दिया था, लेकिन इसको स्पष्ट अनुमति लिए बिना ही उसने टेक ऑफ शुरू कर दिया, लेकिन रेडियो का स्पष्ट संदेश नहीं था। अब केएलएम की स्पीड उस समय 260 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तभी पायलटों ने रनवे पर मौजूद पैन एम विमान को देखा और अंतिम क्षणों में उड़ान भरने की कोशिश की। अब जैसे ही सामने, ये देखो, जैसे ये वाली इमेज है, जैसे ही सामने ये वाली भी इधर थी और ये वाली भी इधर थी, जैसे ही
केएलएम प्लेन के जो पायलट थे उन्होंने रनवे पर इसको पेन एम फ्लाइट को देखा, तो इन्होंने टेक ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी इसका जो केएम प्लेन का जो निचला हिस्सा है वो इसके ऊपरी हिस्से से टकरा गया। और उसके बाद जोरदार विस्फोट हुआ और केएलएम विमान जो है पूरी तरह जलकर खाक हो गया। केएलएम विमान में करीब 248 लोग मारे गए, जबकि पैन एम विमान में 396 लोगों में से 375 यात्री और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई। ऐसे कुल मिलाकर इसमें 583 लोगों की मौत हो गई थी। ये विमानन क्षेत्र का, या विमानन इतिहास में कहें तो ये सबसे बड़ा घातक हादसा रहा है, जो 27 मार्च 1997 को 77 को हुआ था स्पेन में। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी सैटेलाइट मिसाइल मिसाइल का जो परीक्षण हुआ था AS-80 का। ये 27 मार्च 2019 को सफल परीक्षण हुआ था। इसका जो परीक्षण किया गया वो अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। अब्दुल कलाम द्वीप कहाँ है? ये ओडिशा है। ये ओडिशा है, और ओडिशा के जो अंडमान एवं निकोबार आइसलैंड, ये अंडमान सॉरी अंडमान निकोबार है ना, हिंद महासागर, ये जो बंगाल की खाड़ी वाला जो एरिया है, जो बंगाल की खाड़ी वाले एरिया में यहाँ देख रहे हैं आप, ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर है, और ये यहाँ पर है अब्दुल कलाम आइसलैंड, जो मिसाइल मिसाइल मैन अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है। और यहाँ से इस मिसाइल का परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को जो विकास करने वाला है वो है DRDO, रक्षा अनुदान और विकास संगठन। इस मिसाइल के परीक्षण करने के बाद भारत जो दुनिया का चौथा देश मिसाइल इस तरह की मिसाइल का परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया, अमेरिका, रूस और चीन के बाद में। इस मिशन शक्ति के तहत DRDO ने एक लो अर्थ ऑर्बिट में स्थित भारतीय सैटेलाइट को AS-80 मिसाइल से नष्ट किया। यह एक काइनेटिक किल तकनीक थी, जिसमें मिसाइल टकराकर दूसरे सैटेलाइट को नष्ट करती है। आप देख रहे हैं कि इमेज में ये इस तरीके से मिसाइल को छोड़ा गया, और ये एंटीलाइट सैटेलाइट दूसरी जगह जाकर इस तरीके से जो दूसरा जो लर्थ लो अर्थ ऑर्बिट में जो भारतीय सैटेलाइट थी, जो पहले से वहां थी, उसको नष्ट किया गया। इससे मिसाइल को टकरा कर नष्ट कर दिया गया। शत्रु देश के जासूसी सैटेलाइट को निष्क्रिय करने, इसमें शत्रु देश के जो सैटेलाइट हैं, जासूसी सैटेलाइट, उनको निष्क्रिय करने की क्षमता है। DRDO एक एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी का इसके माध्यम से DRDO ने एडवांस मिसाइल टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया। आज विश्व रंगमंच दिवस है। 1961 में ITI इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट द्वारा इस दिवस की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य रंगमंच को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है और समाज में इसकी भूमिका को मजबूत करना था। पहला विश्व रंगमंच दिवस 27 मार्च 1962 को मनाया गया। रंगमंच और भारत की स्थिति को देखते हैं तो भारत में रंगमंच की प्राचीन परंपरा ही रही है, जिसका उल्लेख नाट्य शास्त्र में मिलता है। संस्कृत नाट्य कालिदास, भवभूति और भास जैसे महान नाटककारों के नाटक हैं। आधुनिक भारत थिएटर में की बात करें तो गिरीश कर्नाड, विजय तेंदुलकर, हबीब तनवीर, बादल सरकार जैसे प्रसिद्ध नाटककारों ने योगदान दिया। भारत में भारतीय राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय NSD रंगमंच को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जॉब एजुकेशन की बात करते हैं तो फोर्थ ग्रेड में 10वीं पास लोगों के लिए 52,453 पदों पर भर्ती निकली हुई है। लास्ट डेट इसकी 19 अप्रैल है। ड्राइवर के 2,756 पदों पर भर्ती है। एज लिमिट दोनों के 40 साल है, और ड्राइवर के लिए लास्ट डेट इसमें भरने की है 28 मार्च, यानी कल कल की लास्ट डेट और बची है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी पर संविदा पदों की भर्ती है। ये तो खैर निकल गई, इसकी लास्ट डेट निकल गई है NHM की। लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड के लिए 2,756 पदों पर भर्ती है। एज लिमिट 40 साल है इसके लिए। लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड श्रेणी है, और इसके आवेदन की लास्ट डेट 3 अप्रैल है। असिस्टेंट इंजीनियर के 1,057 पदों पर भर्ती है। एज लिमिट इसकी 40 साल है, और इसकी परीक्षा की तिथि 28 सितंबर है, और लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 12 सितंबर है। RPSC द्वारा उप कमांडेंट के 4 पदों पर भर्ती है, जिसमें आवेदन की तिथि 22 अप्रैल है। करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राजस्थान विधानसभा में राज्य स्तरीय विकसित
भारतीय युवा संसद का आयोजन कब किया गया? तो ये 26 मार्च को विधानसभा में युवा संसद का आयोजन किया गया। विधानसभा में कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय एंथम गीत के साथ हुई। इस कार्यक्रम में देश भर से चयनित 18 से 25 वर्ष के 140 युवाओं ने भाग लिया, जिन्होंने संविधान के 75 वर्षों की यात्रा और देश के विकास में युवाओं की भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत किए। कार्यक्रम का उद्घाटन विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और ने किया, और इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सचिव संदीप शर्मा भी रहे। विधानसभा में आयोजित राज्य स्तरीय विकसित भारत युवा संसद युवाओं को संसदीय कार्य प्रणाली, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और नीति निर्माण में बारीकियों को समझने का एक अनूठा अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में पोलियो की बीमारी को मात देकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पावर लिफ्टिंग में रिकॉर्ड बनाए। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर कौन है? तो इनका नाम है जसप्रीत कौर। ये जसप्रीत कौर है जो पंजाब की रहने वाली है। जसप्रीत कौर ने 45 किलोग्राम वर्ग में 101 किलोग्राम वजन उठाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। पिछले सप्ताह में 100 किलो के खुद के रिकॉर्ड को इन्होंने तोड़ा है। 20 से 27 मार्च को अभी दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन हो रहा है, जो आज इसका लास्ट डेट है। आज इसका समापन हो जाएगा पैरा गेम्स का। इसका आयोजन केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इसे भारतीय पैरा ओलंपिक समिति पीसीआई और एसीआई के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। पीसीआई मतलब भारतीय पैरा ओलंपिक समिति, और एसीआई मतलब भारतीय खेल प्राधिकरण, यानी स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया। इनके सहयोग से खेल मंत्रालय द्वारा, युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। 2022 में अपने पहले जसप्रीत कौर की बात करें तो 2022 में अपने पहले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उन्होंने 70 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता था, जिससे उन्होंने गांधीनगर में भारतीय खेल प्राधिकरण के राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में प्रशिक्षण का अवसर मिला। दरअसल 2020 में चिकित्सकों ने उन्हें बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से पर दबाव पड़ रहा है, जिससे उनके चलने फिरने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। इस चेतावनी के बाद जसप्रीत ने वजन कम करने का निर्णय किया। उन्होंने अपने आहार और जीवन शैली में परिवर्तन करके लगभग 40 किलोग्राम वजन कम किया। वजन कम करने के दौरान जसप्रीत की रुचि पावर लिफ्टिंग में बढ़ी। उन्होंने पंजाब के पैरा पावर लिफ्टर और पैरालंपियन राजेंद्र सिंह राहिलू और परमजीत कुमार से प्रेरित होकर खेल में करियर बनाने का निर्णय लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे पासपोर्ट आवेदकों के लिए कौन सा दस्तावेज आवश्यक होगा? तो ये है बर्थ सर्टिफिकेट। पासपोर्ट नियमों में हाल ही में बदलाव किया गया है। अब 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे लोगों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय बर्थ सर्टिफिकेट देना कंपलसरी है। ये है प्रमाण पत्र, जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, यानी बर्थ एंड डेट रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 के तहत सरकारी मान्यता प्राप्त विभाग या नगर निगम द्वारा जारी होना चाहिए। बात करें पासपोर्ट अधिनियम की, तो ये है पासपोर्ट अधिनियम 1967। पासपोर्ट एक्ट 1968 के तहत भारत में पासपोर्ट जारी किया जाता है। इसे विदेश मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत में वीजा की प्रक्रिया की बात करें तो विदेशी अधिनियम 1946, फॉरेनर्स एक्ट 1946 और वीजा नियम 1950 के अंतर्गत आती है। भारतीय नागरिकों को वर्तमान में 40 देशों में वीजा ऑन अराइवल की सुविधा उपलब्ध है। इसके अलावा 26 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश और 58 देशों में ई वीजा की सुविधा प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलावीरा की खुदाई किस पुरातत्वविद की देखरेख में हुई थी? तो यह है राजेंद्र सिंह बिष्ट की देखरेख में। धौलावीरा के प्राचीन स्थल की खुदाई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1990-2005 के दौरान डॉक्टर राजेंद्र सिंह बिष्ट की देखरेख में हुई। यह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। इसके अलावा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा और लोथल इसके मुख्य स्थल है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ में पड़ता है, लोथल आपके गुजरात में है। ये गुजरात का मैप है, आप देखो, और इसमें ये यहाँ धौलावीरा है। ये धौलावीरा में इस तरह की जो है
खुदाई के दौरान इस तरह के स्नानागार पाए गए हैं। इस तरह के तालाब और मकानों के इस तरह के अवशेष मिले हैं जिनमें ईंटों का उपयोग किया गया है निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता प्रियंका गोस्वामी ने कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है 35 किलोमीटर पैदल 40 स्पर्धा में। प्रियंका गोस्वामी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की रहने वाली है। स्लोवाकिया 2024 में डुंडिस में आयोजित डुंडिस का 50 प्रतियोगिता में महिलाओं की 35 किलोमीटर पैदल 4 स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया। 2 घंटे 56 मिनट 34 सेकंड का समय लेते हुए 11वां स्थान प्राप्त किया। उनका पिछला व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 3 घंटे 13 मिनट 19 सेकंड का था। ये प्रियंका गोस्वामी है। 2023 में रांची में आयोजित राष्ट्रीय ओपन पैदल चाल चैंपियनशिप में मंजू रानी द्वारा स्थापित 2 घंटे और 57 मिनट और 24 सेकंड के रिकॉर्ड को तोड़ा। यानी इन्होंने जो मंजू रानी का रिकॉर्ड है 2 घंटे 57 मिनट और 24 सेकंड का, उनके राष्ट्रीय रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया है। और राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ते हुए उन्होंने 2 घंटे 56 मिनट और 34 सेकंड, यानी कितने सेकंड का अंतर हुआ? 34 6 40, 40 और 50 और यानी 20 सेकंड का, 20 सेकंड के डिफरेंस से इन्होंने जो मंजू रानी था उसका रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। किलोमीटर कितनी है? 35 किलोमीटर की 40 स्पर्धा है और 20 सेकंड के, केवल 20 सेकंड के अंतराल से इन्होंने मंजू रानी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रियंका ने 2022 में बर्किंघम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की 10 किलोमीटर पैदल 4 स्पर्धा में रजत पदक जीता था। प्रियंका टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 1 मार्च को मनाया जाता है, जो हाल ही में मनाया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने अंतर्राष्ट्रीय व्हील चेयर दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में सुगम्य यात्रा को हरी झंडी दिखाई। यानी ये किसके तहत मनाया जाता है? इसको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत इसको मनाया जाता है। सामाजिक और न्याय ये इसके अधीन है। अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर दिवस की शुरुआत 2008 में स्टीव विल्सन ने की थी। मिशन इसका है व्हीलचेयर उपयोगकर्ताओं को बेहतर सुविधाएं और समानता और सम्मान दिलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के दौरान विरोध करने वाले छात्र संगठन ने किस नाम से नई पार्टी बनाई? तो ये बनाई एनसीपी के नाम से, नेशनल सिटीजन्स पार्टी। बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन करने वाले छात्र संगठन ने ये पार्टी बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2025 के राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय क्या था? तो इसका विषय था विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व हेतु भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। बात करते हैं इसमें कुछ डिटेल्स हैं। तो भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन की उपलब्धियों को सम्मान देने के लिए हर साल 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी 1928 में उन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी। यानी डॉक्टर जो सीवी रमन है, इन्होंने 1928 में 1928 की 28 फरवरी को रमन प्रभाव की उन्होंने खोज की थी। इस खोज के लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो विज्ञान के क्षेत्र में किसी भारतीय द्वारा प्राप्त पहला नोबेल पुरस्कार था। यानी अपन ये कह सकते हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में अगर किसी को पहला नोबेल पुरस्कार मिला तो वो कौन है? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार सबसे पहले किसको मिला? डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को। और ये कब मिला? 1930 को। क्यों मिला? रमन प्रभाव की खोज के लिए। 1986 में भारत सरकार ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस रूप में मनाने की घोषणा की। यानी विज्ञान दिवस कब से मनाया जा रहा है? 1986 में 28 फरवरी को, जब जिस दिन उन्होंने खोज की थी रमन प्रभाव की, उसी दिन अंतरराष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की घोषणा की गई 1986 में। रमन प्रभाव क्या है? रमन प्रभाव में जब एक रंग का प्रकाश यानी मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी पारदर्शी माध्यम जैसे गैस, तरल या ठोस से गुजरता है, यानी प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो उसका एक हिस्सा बिखर जाता है। बिखरे हुए प्रकाश में कुछ किरणों की तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो होती है वो बदल जाती है, जो रमन प्रभाव कहलाता है।
ये डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन है। रमन प्रभाव इनका ऐसा है जैसे ये सूरज है, ठीक है, और ये टेलीस्कोप है। तो यहाँ से इसमें जो इसका प्रकाश से एंटर कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एंटर करने के बाद यहाँ ये हुआ। अब इसमें अपन ने क्या पढ़ा था कि बिखरे हुए कुछ हिस्सा बिखर जाता है, यानी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है और उसका कुछ हिस्सा बिखर जाता है। बिखरे हुए प्रकाश में कुछ किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है वो बदल जाती है। अब यहाँ से फिल्टर होता है और यहाँ आके इसकी जो तरंगे हैं यूं बिखर जाती है। ये सीधा निकल प्रकाश यूं सीधा तो चला जाएगा फिल्टर से, लेकिन कुछ किरणें इस तरीके से बिखर जाती है। तो इसे ही रमन प्रभाव कहा जाता है। ये साइंस के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण जो है उपयोगी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंजाब नेशनल बैंक ने किस सुरक्षा बल के कर्मियों और उनके परिवारों के विशेष वित्तीय लाभ और बीमा के लिए समझौता ज्ञापन यानी एमओयू हस्ताक्षर किया? तो ये है आईटीबीपी की जवान। फरवरी 2025 में पीएनबी और आईटीबीपी कर्मियों, पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए विशेष वित्तीय लाभ और बीमा कवरेज प्रदान करने के हेतु करने के लिए एमओयू किया गया है। भारत में अगर देखा जाए, भारत में विशिष्ट विशिष्ट तीन प्रकार के जो फोर्सेस हैं, एक तो आर्म्ड फोर्स है, एक पैरामिलिट्री फोर्स है, और जो तीसरी है ये है सेंट्रल आर्म्ड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। इन तीनों का अलग अलग महत्व है। आर्म्ड फोर्स में बात करें तो आपके ये जो इंडियन आर्मी आ जाती है, इंडियन नेवी आ जाती है, इंडियन एयर फोर्स आ जाती है, ये आर्म्ड फोर्स में आती है। और इनको जो ये डायरेक्ट है ना मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अधीन आती है, और देश की जो जो बाहरी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके पास होती है। जो थल सेना होती है, इंडियन आर्मी होती है, ये भूमि पर युद्ध लड़ते हुए देश की सीमाओं की रक्षा करने की सबसे बड़ी सैन्य शाखा है। और जो इंडियन नेवी की बात करें तो समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और जलमार्गों की निगरानी और नौसैनिक अभियान चलाती है। इंडियन एयरफोर्स है, ये हवाई क्षेत्र की सुरक्षा और युद्ध अभियानों की वायु क्षमता का समर्थन करती है। तो ये इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स ये आर्म्ड फोर्स में आती है। पैरामिलिट्री फोर्स की बात करें तो इसमें असम राइफल्स और एसएसएफ आती है, जिसमें स्पेशल फॉरेंटर फोर्स आती है, यानी विशेष सीमा बल आती है। जो इसमें पैरामिलिट्री फोर्स में असम राइफल्स और आपकी विशेष सीमा बल, असम राइफल गृह मंत्रालय के अधीन आती है, और जबकि जो विशेष सीमा बल है ये कैबिनेट सचिवालय के अधीन आती है। असम राइफल्स का काम है कि वो उत्तर पूर्वी राज्यों में सुरक्षा और उग्रवादी विरोधों का अभियान कर चलाती है, और ये भारत का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। और विशेष सीमा बल की बात करें एसएसएफ, ये चीन से लगती सीमा पर रणनीतिक ऑपरेशन और विशेष गुप्त अभियानों के लिए कार्यरत है। नेक्स्ट बात करते हैं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस। तो ये गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं, ये गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं, और आंतरिक सुरक्षा और आतंकवादी विरोधी घटनाओं और आपदा राहत कार्यों में ये सहायता करते हैं। जिसमें आपका सीआरपीएफ आता है, बीएसएफ आता है, सीआईएसएफ और आईटीबीपी और एसएसबी। ये सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस है, जो पुलिस के साथ भी काम करती है और देश के भीतर जो सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए काम करती है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल है, सीआरपीएफ का पूरा फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स होता है, जो देश का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है, जिसका उपयोग आंतरिक सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियानों में किया जाता है। बीएसएफ है, ये बॉर्डर सुरक्षा फोर्स है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा की रक्षा करता है, यानी बीएसएफ है पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर तैनात है। सीआईएसएफ की बात करें तो ये सरकारी और निजी उद्योगों, मेट्रो, हवाई अड्डों और परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा में इनको तैनात किया जाता है। आईटीबीपी है, ये भारत चीन की सीमा पर तैनात है। और एसएसबी है, सशस्त्र सीमा बल, ये नेपाल और भूटान की सीमा पर सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में पब्लिक सेक्टर में कर्मचारियों के लिए कौन सा विशेष वेतन खाता लॉन्च किया है? तो यह है अनमोल बचत खाता, अनमोल सेविंग अकाउंट्स लॉन्च किया है। फरवरी 2025 में एचडीएफसी बैंक ने भारत का पहला सार्वजनिक उपक्रम का वेतन खाता अनमोल बचत खाता लॉन्च किया है।
खाताधारकों को इसमें 25,000 तक का साइबर फ्रॉड कवर प्रदान किया जाता है और ऑनलाइन धोखाधड़ी से सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इस खाते की बात करें तो 10 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और अन्य बीमा लाभ इसमें मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनमार्क ने भारत के साथ सतत ऊर्जा सस्टेनेबल ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये है ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया, GTAI, ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया। फरवरी 2025 को डेनमार्क ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य सतत ऊर्जा समाधानों में सहयोग बढ़ाना है। जी GTAI के तहत 3 प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसमें पहला है रिन्यूएबल एनर्जी, आपकी नवीनीकरण ऊर्जा, ग्रीन फ्यूल्स, आपकी ग्रीन फ्यूल्स, और एनर्जी एफिशिएंसी। तो ये मैप में आप समझते हैं, ये इंडिया है और ये यूरोप कंट्री है, डेनमार्क ये यहाँ है। ये नॉर्थ अटलांटिक है, ये मेडिटेरियन सी और ये ब्लैक सी है, और ये गल्फ ऑफ ओमान, अरब ऑफ सी, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेसएक्स के तीसरे मून लैंडिंग मिशन का नाम क्या था? तो ये है इंस्टीट्यूटिव मशीन्स, IM-2। फरवरी 2025 में स्पेसएक्स ने इंस्टीट्यूटिव मशीन्स नामक तीसरे मून लैंडिंग मिशन को लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी 2025 में टाटा सन्स के चेयरमैन एवं चंद्रशेखरन को किस संगठन का चेयरमैन नियुक्त किया गया? तो ये है रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड किस प्रमाणन को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है? तो ये है IATF 16949। ये है, एक ऐसा प्रमाणन है जो इसकी गुणवत्ता और वैश्विक विश्वसनीयता को वैश्विक विश्वसनीयता के लिए जारी किया जाता है। आइनॉक्स क्या है, इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड क्रायोजेनिक क्रायोजेनिक ईंधन टैंक उत्पादन के लिए IATF 16949 प्रमाणन प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। यानी क्रायोजेनिक ईंधन टैंक बनाने के मामले में इसको, अगर किसी कंपनी को IATF 16949 प्रमाणन मिला तो ये आइनॉक्स पहली कंपनी है। आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड एक प्रमुख भारतीय कंपनी है जो क्रायोजेनिक उपकरणों के डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति में विशेषज्ञता रखती है। 1976 में स्थापित कंपनी का मुख्यालय गुजरात के वडोदरा में है। ये क्रायोजेनिक ईंधन टैंक है। अब ये क्रायोजेनिक क्या होता है और ये ईंधन टैंक क्या होता है, इसको समझते हैं। पहले इसकी डिटेल में बात कर लेते हैं, पॉइंट्स पे बात कर लेते हैं। IATF को समझते हैं पहले। IATF 16949 एक वैश्विक स्तर का मान्यता प्राप्त गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली मानक है, यानी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो विशेष रूप से ऑटोमेटिव उद्योग के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इंटरनेशनल ऑटोमेटिव टास्क फोर्स द्वारा विकसित किया गया है, जो ISO 9001 2015 मानक पर आधारित है, यानी उसी पे आधारित है जिसे इंटरनेशनल ऑटोमेटिव टास्क फोर्स ने विकसित किया है। ये किस लिए दिया जाता है? ये वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता प्रबंध प्रणाली का मानक है। यानी विश्व स्तर पर अगर ये किसी को ATS दिया जा रहा है तो विश्व स्तर पर उसकी जो गुणवत्ता है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसकी विश्वसनीय बढ़ जाती है, और आदमी, जो भी देश उसको आयात या निर्यात करते हैं तो ये मिलने के बाद तो विश्वसनीयता उसकी बनी रहती है। कंपनी ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO के साथ मिलकर ट्रेलर माउंटेड हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट टैंक का निर्माण किया और दक्षिण कोरिया में लिक्विड हाइड्रोजन स्टोरेज टैंकों की आपूर्ति की। दरअसल ये जो क्रायोजेनिक टैंक है ये 3 से 4 चार लेयर में बना होता है। इसमें अलग अलग 4 लेयर होती है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो -150 से ज़्यादा होता है।
और इसमें जो गैसेस होती है उनको लिक्विड फॉर्म में स्टोर किया जाता है। क्रायोजेनिक ये है कि जो गैसें होती है उनको लिक्विड फॉर्म में कर लाने के लिए उनको -150 से -100 से लेकर 2000 -230 या उससे ज्यादा टेम्परेचर में जाना पड़ता है, तो गैसें लिक्विड फॉर्म में आती है। तो उस लिक्विड फॉर्म को मेंटेन करने के लिए इस टैंक का निर्माण किया गया है, जिसमें 3 अलग अलग लेयर होती है। और उसका जो बीच वाला जो पार्ट होता है उसमें गैस को स्टोर किया जाता है। उसको गैस को स्टोर करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करने में आसानी रहती है। बात करें इसरो की, तो C32LH2 क्रायोजेनिक टैंक को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने विकसित किया, जो भविष्य के भारतीय अंतरिक्ष मिशनों के उपयोग में किया जाएगा। क्रायोजेनिक ईंधन टैंक एक विशेष प्रकार का एक टैंक होता है जिससे जिसे अत्यधिक ठंडे ईंधनों को सुरक्षित रूप से संग्रहित और परिवहन करने के लिए डिजाइन किया जाता है। यह टैंक विशेष रूप से तरल हाइड्रोजन, तरल ऑक्सीजन, तरल नाइट्रोजन और तरल मीथेन और तरल हीलियम हीलियम जैसे ईंधनों को रखने के लिए बनाए जाते हैं, जो -150 डिग्री से भी कम तापमान पर होते हैं। यानी ये एक विशेष प्रकार क्रायोजेनिक ईंधन टैंक एक विशेष प्रकार के ईंधन टैंक हैं जिनमें -150 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। यानी ये ऐसी गैसें, जो क्रायोजेनिक गैसें हैं, जो माइनस टेम्परेचर में जाने के बाद लिक्विड फॉर्म में आती है, तो उनको स्टोर करने के लिए इस तरह के टैंकों का निर्माण किया गया है। और इस तरह के टैंक बनाने वाली जो ये कंपनी है आइनॉक्स, इसको ये टैग मिला है जो विश्वसनीयता और वैश्विक स्तर पर इसकी पहचान को बढ़ाएगा। तो आज के करंट अफेयर इतना ही था। कंटेंट आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अपडेट के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।